दूसरा, या तो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी कि उसके माता पिता हो सकते हैं, या बच्ची का जो पालन पोषण कर रहा है, मान लीजिए मतलब उसके पेरेंट्स नहीं है, वो किसी दादा दादी के साथ रहती है, चाचा चाची के साथ रहती है, या किसी और रिलेटिव के साथ रहती है, तो उस सदस्य का पहचान पत्र जिसके साथ वो बच्ची रहती है। और तीसरा है माँ बाप, यानी कि या तो उसके पेरेंट्स का या जिसके साथ वो रहती है उसके एड्रेस का, उसके पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये तीनों चीजें यदि होती हैं तो आसपास के किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में 10 वर्ष से कम आयु की सभी बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि जो ये सुकन्या समृद्धि योजना है, ये बालिकाओं को अच्छा जीवन देने के लिए या उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है। यह योजना जो शुरू की गई 2015 में, ये 2 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ शुरू की गई। और कंडीशंस क्या है, यानी कि इसके लिए अनिवार्य शर्तें क्या है, कि जो अकाउंट है वो आपके मतलब मिनिमम, यानी कि आप 1,000 रुपए से आप उसको खोल सकते हैं। और प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल में आप ये सोचो कि मैं तो हर महीने 3,000 रुपए करवा दूं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप सबको पता है ये जो मतलब नीडी थे, यानी कि जो जरूरतमंद थे, जो गरीब व्यक्ति थे, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई थी। तो प्रति वर्ष यानी ईयरली आप 15,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं करा सकते हैं। तीसरी बात, इस अकाउंट में 50% जो अमाउंट है, यानी कि जो धनराशि है, जब वो बच्ची जिसके नाम वो अकाउंट है वो 18 साल की हो जाती है तो पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। इट मीन्स कि जो एक पैसे की कमी के कारण माता पिता बेटियों की शिक्षा बीच में ही छुड़वा देते थे, उस चीज को ये मजबूत करता है कि अब बेटियां पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगी। और उनके अपने, क्योंकि देखिए आप हर महीने 1,000 रुपए जमा करते हैं, वो आपको ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन वो इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है कि वो जब बच्ची हायर एजुकेशन, यानी कि जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, तो उस समय उसके पास, उसके पेरेंट्स के पास सफिशिएंट इतना अमाउंट होता है कि वो उस शिक्षा को प्राप्त कर सके। दूसरी बात, 4th नंबर पे हम कह सकते हैं कि बालिका जो लड़की है, जो जब वो 21 वर्ष की हो जाती है तो सारा का सारा जो धनराशि वो आप निकाल सकते हैं, यानी कि आप 50% जब वो 18 वर्ष की हो जाती है तब निकाल सकते हैं, और बाद में जब वो 21 वर्ष की हो जाती है उस समय भी आप पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इट मीन्स इस पे कोई टैक्स नहीं है, तो आपका पैसा जो हो सारा का सारा सेव होगा। और सबसे बड़ी बात, टैक्स नहीं लगेगा, और इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि जो ब्याज मिलेगा, वो सबसे ज्यादा दिया जाएगा। तो 2 बेनिफिट आपके पास है, टैक्स आपको नहीं देना है, तो सरकार आपसे टैक्स नहीं काटेगी। और दूसरी बात कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं सेफ्टी के लिए, वहां से हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है जिसे हम, ठीक है, ब्याज कहते हैं। तो जो ब्याज है या फिर वो इंटरेस्ट है, वो सबसे ज्यादा किस पे लगेगा, सुकन्या समृद्धि योजना पे। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी जिसके द्वारा कि बेटियों का अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो बोझ ना बने और वो अपने आराम से शिक्षा प्राप्त कर सके। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्यों की बात करें, तो सबसे पहला उद्देश्य हो सकता है कि कन्या या लड़कियों के जीवन को सुरक्षित करना और साथ ही उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि जो उनकी शिक्षा बीच में ही छूट जाती थी, हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाती थी, उसको ये प्रमोट करेगा। तो सबसे पहला हो सकता है बेटियों की जीवन की सुरक्षा करना। दूसरा हमारा हो सकता है उनको उच्च शिक्षा सुनिश्चित करवाना, यानी कि वो हायर एजुकेशन में जाएं और अपना सशक्त हों। तीसरा हो सकता है हमारा कि जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सभी कार्य करना, समान भागीदारी निभाना। क्योंकि जब बेटियां सशक्त होंगी, सशक्त कब होंगी, जब वो उनका जीवन सुरक्षित होगा, साथ ही साथ उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं एजुकेशन फील्ड में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी, अपने निर्णय स्वयं ले लेंगी और वो किसी दूसरों पर निर्भर नहीं होंगी। तीसरा हम कह सकते हैं कि जो लिंग भेदभाव है वो इससे खत्म हो जाएगा। जो इतने वर्षों से 73 वर्ष हो गए हमें, हम इस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं कि बेटा बेटी एक समान, यानी कि जो जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है, वो आ जाए, और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो स्टॉप हो जाए, यानी उसको खत्म किया जाए। और क्या हो सकते हैं इसके उद्देश्य, कि जो विशेष रूप से भारत में, यानी कि जो शुरू में जब इसको लॉन्च किया गया इस योजना को, तो 100 इसमें डिस्ट्रिक्ट चूज किए गए, 100 जिलों का चयन किया गया, जिसमें क्या था, जिसमें कि 1,000 लड़कों के ऊपर जो लड़कियां थी उनका प्रतिशत बहुत ही ज्यादा कम था। तो उन डिस्ट्रिक्ट पर विशेष ध्यान दिया जाए और उसमें लड़कियों की जो स्थिति है उसमें वृद्धि करना, यानी कि उनके जीवन को भी बचाना और उनकी शिक्षा को भी अधिक तीव्रता से ऊपर लेके जाना।
बालिका पोषण और स्वास्थ्य स्तर में भी सुधार लाना इसका उद्देश्य है। साथ ही लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए अवसर देना और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। और अगर हम ये कहें बिल्कुल कंक्लूड करके, तो 2 उद्देश्य सबसे सर्वोपरि हैं। बेटियों की जीवन को बचाना, उन्हें शिक्षा देकर सशक्त बनाना। अगर हम आवश्यकता की बात करें, तो जैसे कि हमने अभी जो लिंग अनुपात के जो डाटाज देखे, तो वो क्लियर कर देते हैं कि भारत में जो दशा थी डे बाय डे, यानी कि 1961 के बाद से लेकर और 2014 तक जो दशा थी वो डे बाय डे मतलब बहुत ही गंभीर होती जा रही थी। लड़कियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही थी और उस लिंग अनुपात में संतुलन लाने के लिए, उसको लड़कियों को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। तो हम कह सकते हैं कि जो आज आधुनिक भारत इतना आधुनिक हो गया है कि लड़कियों से उनका जीने का हक छीन लिया था। यानी कि जब आप किसी को जन्म नहीं दे सकते तो आपको मारने का हक किसने दिया। तो हम कह सकते हैं जो विज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है, आज वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि उसने बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज साधे हैं। या हम कह सकते हैं जो व्यक्ति बिल्कुल मौत के मुंह में था, वो मौत के मुंह से उसको निकाल लाए हैं। लेकिन कुछ मामलों में उसने अभिशाप बनकर भी काम किया है, जैसे कि जो कन्या भ्रूण हत्या है। अगर मेडिकल में ये फैसिलिटी ना हो कि हमें ये पता चल जाए कि गर्भ में पलने वाला बच्चा बेटा है या बेटी है, तो क्या अबॉर्शन हो? निसंदेह बहुत कम होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हम कहेंगे कि जो ये विज्ञान है, इसने एक अभिशाप के रूप में भी काम किया है। तो यही वो आवश्यकता थी कि जो कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि जो बेटियों को जन्म से पहले ही उनका लिंग जानकर उन्हें मरवा दिया जाता था, उस चीज को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि उस चीज को खत्म करने के लिए ये चीज आई। अगर हम इसकी आवश्यकता की बात करें, हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें, तो हम कहेंगे लिंग समानता को लाने के लिए, यानी कि जेंडर इक्वलिटी हो जाए। फीमेल फर्टिसाइड को रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या रुक जाए। बेटियों को या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। फोर्थ हम कह सकते हैं माता पिता के तनाव में कमी, क्योंकि क्या होता है, माता पिता के पास यदि एक बेटी है और दूसरी भी बेटी हो जाती है तो एकदम से वो टेंशन में आ जाते हैं। और क्योंकि समाज क्या है, आज के दिन कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है। दूसरी बात, जो दहेज के लिए या डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीजें दिखती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट वाली चीजें दिखती हैं, तो माता पिता के दिमाग में टेंशन आ जाती है। फिर साथ में उनको लगता है कि मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगा, किस तरीके से इसका पालन पोषण करूंगा। तो उस चीज में कमी करने के लिए भी ये चीज, इसकी आवश्यकता थी। लड़कियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना, यानी कि जो लड़कियां हैं उनका अस्तित्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बेटों का है, और उसे सुनिश्चित करने के लिए ये योजना आई। बेटियों को शिक्षित करना, बेटियों को समान अधिकार और अवसर देना, जैसे कि हम बेटों को देते हैं, उसी तरीके से बेटियों को भी हम इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, इसकी नीड थी। लिंग अनुपात में सुधार लाना, कि जो हमने अभी डाटाज देखे पीछे टेबल में कि वो जो लिंग अनुपात बहुत ज्यादा डिफरेंस था बेटे और बेटियों में, उस चीज को सुधार लाने के लिए भी इसकी आवश्यकता थी। देश निर्माण में बेटियों की सक्रिय भागीदारी, जो बेटियां हैं वो सक्रिय भागीदारी कब करेंगी? जब वो एबल होंगी, जब वो सशक्त होंगी, जब वो पढ़ेंगी लिखेंगी, अपना जीवन बचाएंगी, तभी वो एक चहुमुखी विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी, यानी कि एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दे पाएंगी। चाहे फिर वो राजनीति है, चाहे फिर वो आपका खेल जगत है, या आपका मीडिया है, या आपका आर्थिक क्षेत्र है। सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना, जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे एक गंभीर समस्या हमें आज भी देखने को मिलती है, लेकिन उस समय जब इसकी अनाउंसमेंट हुई 2015 में, यानी कि 14 के जो आंकड़े थे बहुत ही चौंकाने वाले थे। तो उस समय समाज की सोच में, आज बेटियों को फिर भी मतलब हम उस तरीके से नहीं देख रहे हैं। इवन जो हमारे रूरल एरियाज है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर भी इस सोच में अंतर आया है। तो इस सोच में परिवर्तन लाने के लिए भी इस अभियान की आवश्यकता थी, क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि बेटी और बेटा एक समान है, तो कहीं ना कहीं हम उनमें भेदभाव करते ही रहेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यदि आज हमारे देश की बेटियां सुरक्षित होंगी, शिक्षित होंगी, तभी समाज की हालत बदलेंगे। नहीं तो अगर वो सुरक्षित नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, तो देश और समाज की हालत नहीं बदलेगी। तो हम कहेंगे कि यह एक सरकारी योजना नहीं है। ठीक है कि हम ये कह दे सिर्फ प्रधानमंत्री का उद्देश्य है, यानी कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, या हमारे नेता जिम्मेदार है, या हमारी जो एनजीओ है वो जिम्मेदार है, हमारे गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं। बेटियों को बचाना, उनको अच्छा जीवन देना, सुरक्षा का माहौल देना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमें अपनी बेटियों का जीवन बचाना है, उनको सुरक्षित हाथों में उनका पालन पोषण करना है, साथ ही साथ उनको
शिक्षा देकर, यानी कि उच्च शिक्षा के अवसर देकर उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि वो एक सक्रिय भागीदारी निभा सके। क्योंकि हम सब जानते हैं जो हमारे देश है उसकी जो आधी आबादी महिला है, और यदि उस आधी आबादी से हम अधिकार छीन लेंगे, उनके जीने का अधिकार छीन लेंगे, उनका विकास का अधिकार छीन लेंगे, तो आपको लगता है कि क्या भारत विकास करेगा? तो अगर हम भारत का विकास चाहते हैं तो हमें महिलाओं का और बेटियों का विकास भी करना होगा। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी, जिस दृष्टिकोण से या जिस महत्वाकांक्षा से ये आई, उससे भारत में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक जो बदलाव है वो आया है, आ भी रहा है, और धीरे धीरे वो और भी तीव्र गति से आएगा, बशर्ते कि आप और हम मिलकर इसमें अपना हाथ बटाएं, अपनी सोच को बदलें। और ये योजना थी, इसने लड़कियों के जीवन को बचाया भी है, उच्च शिक्षा के उन्हें अवसर भी प्रदान किए हैं, ताकि वो सशक्त बन सके, देश मजबूत हो सके, समृद्ध हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज की जो हमारा जो टॉपिक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो हमारा कंप्लीट होता है।